वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोसाइटल सेज पीयूष में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 10th का नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर करेंगे और उसका भी खास तौर पर एक टॉपिक यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। क्योंकि मैंने देखा है अमूमन बच्चे इस टॉपिक को करने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को बहुत डिटेल में करेंगे। और ये टॉपिक न सिर्फ स्कूल लेवल बल्कि अगर कोई कॉलेज लेवल पे पढ़ रहा होगा, यूनिवर्सिटी लेवल पर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा होगा, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में बात करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की। तो आखिरी तक देखिएगा। इस वीडियो के बाद आपको कहीं कोई टॉपिक देखने की जरूरत नहीं है। जितने टॉपिक्स यहाँ पे, जितनी बातें यहाँ पे कवर की गई हैं, अगर आप उतना कर लेंगे तो ये टॉपिक आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है। कोई भी एमसीक्यू नहीं बचेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा इस टॉपिक के बाद, क्योंकि यूट्यूब का सबसे डिटेल में वीडियो होने वाला है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पर। तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। देखिए, एक हिस्टोरिकल प्रोसेस है जर्मनी के यूनिफिकेशन की जो 19th सेंचुरी में शुरुआत हुई। ठीक है, और इसकी खास बात यह है कि देखिए, ऑटो वन बिस्मार्क ने इसे लीड किया था। प्रशिया ने खासतौर पर इसे लीड किया था अंडर द गाइडेंस ऑफ ऑटो वन बिस्मार्क, जिसकी वजह से जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ 1871 में। ठीक है, तो 1871 में जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। और इसकी 4 स्टेजेस हैं, 4 मेजर स्टेजेस हैं जो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो शुरुआत करते हैं इसकी 1806 से, जब नेपोलियनिक वॉर्स में होली रोमन एम्पायर के 300 इंडिपेंडेंट स्टेट्स पर कब्जा कर लिया। ये जर्मन स्पीकिंग रीजन से 19th सेंचुरी से पहले जो कभी होली रोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करते थे, इनको हिटलर ने 300 छोटे छोटे इंडिपेंडेंट्स, 300 से ज्यादा लगभग रहे होंगे, तो उनको जोड़ करके 39 जर्मन स्टेट्स का कॉन्फेडरेशन बनाया। तो ये जिसको कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन कहा गया। ठीक है, अब इसकी शुरुआत हुई थी फ्रेंच के कंट्रोल से, यानी कि नेपोलियन के कंट्रोल से। इसका पर्पस नेपोलियन का जर्मनी का यूनिफिकेशन नहीं था, बल्कि उसका होल एक ही पर्पस था कि उसके लिए यहां पर रूल करना आसान हो जाए। बस उसने उसके अलावा कोई और मंशा नहीं थी। वो नहीं चाहता कि जर्मनी का यूनिफिकेशन हो या जर्मन में नेशनलिज्म की भावना आए जर्मन्स में। ऐसा कुछ उसके मन में नहीं है। वो सिर्फ इसलिए उसने ये किया ताकि उसके लिए यहां पे रूल करना 300 इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बजाय अगर छोटे बड़े स्टेट्स के ऊपर उसके लिए कंट्रोल करना ज्यादा आसान होता। ठीक है, तो उसने क्या किया भाई, कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन फॉर्म किया। और बाद में कांग्रेस ऑफ वियना ने इसको यूरोप को रीस्ट्रक्चर किया नेपोलियन की हार के बाद, जो बैटल ऑफ वाटरलू में वो हारा। ठीक है, तो उसको 39 जर्मन स्टेट्स में के लूज एसोसिएशन में बांध दिया, जिसको ऑस्ट्रिया डोमिनेट कर रहा था। ठीक है, अब यहां पर इस कॉन्फेडरेशन में भी एक स्ट्रांग सेंट्रल अथॉरिटी की कमी है, क्योंकि जिसकी वजह से आप देखेंगे कि कोई नेशनल यूनिफिकेशन की कोई ऐसी भावना हमको स्टेट्स में देखने को नहीं मिलती है। अब इसके इनिशियल स्टेप्स क्या हैं यूनिफिकेशन की, जो सबसे पहले प्रशिया ने क्या किया। देखिए, शुरुआत तो हो गई थी, अब इसकी शुरुआत जो है प्रशिया ने की है। तो ये इसके सेकेंड स्टेज से पहले की कुछ चीजें हैं जो ये तैयारी कर रहा है। पहले इकोनॉमिक यूनिफिकेशन की तरफ जर्मनी को लेकर जा रहा है। रशिया ने किया क्योंकि इकोनॉमिकली बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम कर रही थी, ट्रेड में प्रॉब्लम्स आती थी यहां पर। तो क्योंकि अलग अलग स्टेट्स हैं, टैरिफ्स हैं बहुत सारे, तो रशिया ने क्या किया, इंटरनल टैरिफ्स को खत्म कर दिया। ठीक है, प्रशियन टेरिटरीज में, और एक सिंगल एक्सटर्नल टैरिफ लगा दिया। और इसकी वजह से क्या हुआ, रशिया की इकोनॉमिक पोजीशन यहां पे इंप्रूव हुई बाकी छोटे मोटे जर्मन स्टेट्स के लिए। और इसके बाद 1834 में एक ज़ोल्वेरिन फॉर्म किया, जिसमें 18 जर्मन स्टेट्स का एक कस्टम्स यूनियन था रशिया की लीडरशिप में, जिसमें ये जो फॉर्म हुआ। और इसमें हर तरह के फ्री ट्रेड जोन स्टैब्लिश हुए। ठीक है, यानी कि जो ये 18 स्टेट्स हैं, इनमें सिर्फ एक कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ होगा, बाकी स्टेट के अंदर कोई टैरिफ नहीं होगा। तो इससे इन सभी स्टेट्स को भी फायदा होगा जो 18 जर्मन स्टेट्स हैं, और रशिया को तो फायदा होएगा ही होएगा। देखिए, ज़ोल्वेरिन के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या हुआ, इसने टैरिफ्स को खत्म कर दिया, इंटरनल टैरिफ्स पूरी तरीके से खत्म कर दिए। और जिसकी वजह से क्या होगा, ट्रेड बैरियर्स खत्म हो जाएंगे बिटवीन मेंबर स्टेट्स। और तो ट्रेड्स की वजह से, बैरियर्स खत्म होने की वजह से क्या होगा, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा, सर्विसेज आराम से कंट्री में, मेंबर बॉर्डर्स में आराम से, मेंबर कंट्रीज में आराम से
घूमेंगी आराम से, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो यहाँ फ्लो करेंगी फ्रीली, ठीक है। दूसरा, एक कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ रख लिया, ठीक है, जो मेंबर कंट्रीज फॉलो करेंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सटर्नल टैरिफ हो गया जो सभी मेंबर कंट्रीज में जो चार्ज किया जाएगा, ठीक है, जो भी नॉन मेंबर कंट्रीज से होंगे उनसे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, ये जितनी भी जर्मन इंडस्ट्रीज हैं ये फॉरेन कंपटीशन से बच भी पाएंगी, और दूसरा, इनको जो भी पैसा आएगा, जो भी एक्सटर्नल टैरिफ से पैसा आएगा, वो पॉपुलेशन साइज की बेसिस पर मेंबर ज़ोलवेरिन के मेंबर्स आपस में बांट लेंगे, ठीक है। और एक इसका सबसे खास अहमियत और है कि यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट की शुरुआत हुई, ठीक है। करेंसी और ये सारे की सारी चीजें स्टैंडर्ड होने लगी, यानी कि 1 किलो जो एक जगह होगा वही 1 kg दूसरी जगह भी फॉलो होगा, और जो 1 लीटर यहाँ पर है दूसरी जगह 1 लीटर की क्वांटिटी सेम होगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक तो ट्रेड सिंप्लीफाई होगा, ठीक है, और दूसरा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करने में भी आसान होगी इस यूनियन की कंट्रीज को, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इकोनॉमी जो करेंसी है वो कॉमन है, ठीक है। करेंसी अलग अलग होती तो सबको प्रॉब्लम होती। अब इसका फायदा जर्मनी के यूनिफिकेशन में हुआ। अब बात करते हैं कि इसका एक्सपेंशन कैसे हुआ। अब 1844 आते आते, क्योंकि देखिए एक तो इससे क्या फायदा हुआ, ज़ोलवेरिन की वजह से ट्रेड कॉस्ट कम होने लगी, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ मिलने लगी, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा जर्मन स्टेट्स इस यूनियन का हिस्सा बन गए, और 1844 आते आते जर्मन स्टेट सभी इसको ज्वाइन कर गए सिवाय ऑस्ट्रिया के। ऑस्ट्रिया इसका पार्ट नहीं बना, बाकी सबको इसका पार्ट धीरे धीरे करके बना दिया गया। ऑस्ट्रिया का पार्ट ऑस्ट्रिया को क्यों नहीं पार्ट बनाया गया, क्योंकि प्रशिया और ऑस्ट्रिया की अलग कहानी है, इसको हम आगे करेंगे, क्योंकि दोनों बहुत पावरफुल स्टेट्स हैं इन जर्मन स्टेट्स में से। अब इसका एक फायदा हुआ, एक तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में इसने बहुत हेल्प की, ठीक है। दूसरा, जर्मनी के इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट किया इसने, बड़ा डोमेस्टिक मार्केट बनाया, इकोनॉमिक्स इंप्रूव हुई, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ, रेलवेज फैक्ट्रीज बढ़नी शुरू हुई, और कोल, आयरन और टेक्सटाइल जैसी फैक्ट्रीज की भी ग्रोथ हुई, ठीक है। और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या हुआ, देखिए खास बात, एक तो ऑस्ट्रिया को इसमें इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है, और इसकी वजह से इसमें जो बैलेंस ऑफ पावर है वो किसके फेवर में चला जाएगा, प्रशिया के फेवर में चला जाएगा। प्रशिया को इसका सीधा का सीधा फायदा मिलेगा, क्योंकि बाकी के कंट्रीज किसके फेवर में आएंगे, अब प्रशिया के इन्फ्लुएंस में आएंगे, और इन जर्मन की स्टेट्स के ऊपर प्रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगेगा, और यही ज़ोलवेरिन की वजह से आगे पॉलिटिकल यूनिफिकेशन में प्रशिया की लीडरशिप में होने में आसानी आएगी। अब इस जर्मन यूनिफिकेशन की शुरुआत जो हुई, ठीक है, ये इसके लिए ज़ोलवेरिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। आगे बढ़ते हैं। अब स्टेज 2, राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड रिवॉल्यूशंस ऑफ 1848। देखिए 1848 की रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई तो फ्रांस से थी, लेकिन ये पूरे यूरोप में इसमें असर हुआ, और यहां पर भी इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। जर्मन स्टेट्स में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का फॉर्मेशन हुआ इसकी वजह से, या नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन हुआ, जिसका पहला अटेम्प्ट है यहाँ पे डेमोक्रेटिक वे में कि जर्मनी का यूनिफिकेशन हो। तो फ्रैंकफर्ट असेंबली में 2 मेजर डिबेट्स हुई जर्मनी के यूनिफिकेशन की, एक तो क्लैंड-ड्यूशलैंड यानी कि लेसर जर्मनी, और दूसरा ग्रॉस ड्यूशलैंड, ठीक है। क्लैंड-ड्यूशलैंड का पर्पस क्या है कि भाई ऐसा जर्मनी हो जिसमें ऑस्ट्रिया इसका पार्ट ना हो, और दूसरा ग्रॉस ड्यूशलैंड यानी कि ऑस्ट्रिया यानी कि ग्रेटर जर्मनी, ऑस्ट्रिया को भी इसमें शामिल किया जाए, ठीक है। और इसमें ज्यादातर बात क्लैंड-ड्यूशलैंड की हुई, क्योंकि ये इसको प्रशिया लीड करने की बात कर रहे थे कि जर्मनी को कौन लीड करेगा, प्रशिया लीड करेगा, और बाद में देखेंगे हम कि यही बना, कि ऑस्ट्रिया को जर्मनी की यूनिफिकेशन से बाहर ही रखा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये फेल हो गया, क्योंकि एक तो इसको जर्मन प्रिंसेस का सपोर्ट नहीं मिला, ठीक है, और दूसरा फ्रेडरिक विलियम फोर्थ जो इस टाइम पे प्रशिया के राजा थे, इन्होंने इसको मना कर दिया, ये कहते हुए कि भैया ये जो क्राउन आप मुझे ऑफर कर रहे हैं ये गटर से निकला हुआ क्राउन है, ठीक है। और ये यहाँ पर यूनिफिकेशन पूरी तरीके से धराशायी हुआ, और कंजर्वेटिव ताकतों को फिर से मौका मिल गया अपना सर उठाने का। अब ये राजा क्यों मना कर रहा है, इसके पीछे रीजन है। देखिए, जब तक वो मोनार्क है तब तक उसके पास बहुत सारी पावर्स है, ही हैज एब्सोल्यूट पावर्स, लेकिन जैसे ही ये
मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में आएगा तो इसकी पावर्स क्या हो जाएंगी, लिमिटेड हो जाएंगी। और किसी को भी लिमिटेड पावर्स पसंद नहीं होती है। हर कोई क्या चाहता है, पूरी पावर्स चाहता है कि मेरे पास सारी पावर्स हो, पूरा कंट्रोल मेरे पास हो। और ऐसा नहीं होने की वजह से इसने क्या कहा कि भैया मैं इस क्राउन को ऑफर नहीं करूंगा जो आपकी मुझे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ऑफर कर रही है। मुझे ऐसा यूनिफिकेशन जर्मनी का नहीं चाहिए जो गटर से निकला हुआ आप मुझे एक क्राउन दे रहे हो। अब इसकी स्टेज 3 शुरुआत होती है बिस्मार्क की एंट्री से। ऑटो वन बिस्मार्क प्राइम मिनिस्टर बने प्रशिया के 1862 में, और यहीं से शुरुआत होती है जर्मन यूनिफिकेशन की। इनकी पॉलिसी को कहा जाता है रियल पॉलिटिक। रियल पॉलिटिक के क्योंकि ये देखिए प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस है पूरा का पूरा। इसमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आइडियोलॉजिकली क्या सही है क्या गलत है। इसका कुल मिलाकर के ये पर्पस है कि भैया जो प्रैक्टिकल है, जो मेरे मंसूबों को, मेरी मंजिल को हासिल करने में मुझे जो भी रास्ते अपनाने पड़ेंगे मैं वो रास्ते अपनाऊंगा, चाहे वो एथिकली ठीक हो या अनएथिकल हो। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं जो भी डिसीजंस लूंगा वो पूरे के पूरे डिसीजंस लूंगा। ये रियल पॉलिटिक का आइडिया है। ठीक है, अब बिस्मार्क ने क्या किया, मिलिट्री रिफॉर्म्स किए। सबसे पहले शुरुआत की उसने प्रशियन आर्मी को मजबूत करने की, क्योंकि उसको पता है कि अगर यूनिफिकेशन करना है जर्मनी का तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मजबूत मिलिट्री चाहिए। तो ये जो यूनिफिकेशन हुआ इसमें 3 मेजर वॉर्स लड़े। एक डेनिश वॉर होगा, शुरुआत में डेनमार्क से लड़ाई लड़ी जाएगी, फिर उसके बाद ऑस्ट्रिया से लड़ाई लड़ी जाएगी और फिर फ्रांस से लड़ाई लड़ी जाएगी। अब देखिए ये लड़ाइयां कैसे लड़ता है, कैसे बिस्मार्क इन सारी पावर्स को अपने फेवर में यूज करता है। देखिए ठीक है, तो ये तीनों वॉर्स हैं। इन तीनों वॉर्स को हम डिटेल में एक एक करके पढ़ते हैं। डेनिश वॉर में की शुरुआत किया होगी। देखो इसको डेनिश वॉर को सेकेंड स्लेशविक वॉर भी कहा जाता है, और ये पहला वॉर था जो ऑटो वन बिस्मार्क की लीडरशिप में लड़ा, जिसकी वजह से बाद में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये वॉर लड़ा कैसे। देखिए स्लेशविक और हॉलस्टीन 2 प्लेसेस हैं जो डेनमार्क के खाते में आई थी। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वेना के बाद। ठीक, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो स्लेशविक और हॉलस्टीन है ये डेनमार्क के सदर्न पार्ट में थी, लेकिन ये कभी भी डेनमार्क का पूरी तरीके से हिस्सा नहीं थी। और हॉलस्टीन जो था इसमें जर्मन कॉन्फेडरेशन का हिस्सा था, और स्लेशविक जो था वो डेनिश फाइफ है। ठीक है, ये स्लेशविक में जो पॉपुलेशन है वो जर्मन्स और डेन्स की मिक्स है, और हॉलस्टीन पूरी तरीके से ज्यादातर वहां पे क्या है, जर्मन्स ही हैं। तो ये ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से क्या हुआ, ये डेनिश मोनार्की और जर्मन नेशनलिस्ट के बीच में यहाँ पे हमेशा कंटेंशंस रहे। इससे पहले फर्स्ट स्लेशविक वॉर भी हुआ था जिसमें फाइनली लंदन प्रोटोकॉल साइन किया गया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ भाई, डेनिश सोवरेनिटी तो मानी गई कि हॉलस्टीन और स्लेशविक के ऊपर, लेकिन ये डचीज को इंडिपेंडेंट रखा था डेनमार्क से। ठीक है, और इनके पास स्पेशल स्टेटस था, लेकिन इस अरेंजमेंट से भी यहाँ पर जो टेंशन है वो खत्म नहीं हुई। तो ये इसने क्या किया, जो डेनमार्क का जो राजा था इसने नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के 1863 में, जिसमें इसने क्या किया, ये जो स्लेशविक है और जो हॉलस्टीन है इसको अपना हिस्सा बना दिया। ठीक है, डेनिश किंगडम का हिस्सा बनाने की कोशिश की, उन पर कब्जा करने की कोशिश की, जिसकी वजह से क्या हुआ, जर्मन कॉन्फेडरेशन खासतौर पर प्रशिया और ऑस्ट्रिया नाराज हो गया। अब यहाँ पे देखिए प्रशिया बड़ा इंपॉर्टेंट खेल खेलता है। वो चाहे तो अकेले डेनमार्क को हरा सकता है, लेकिन उसने अकेले नहीं हराया। उसने क्या किया, ऑस्ट्रिया को अपने साथ लेकर के गया, ऑस्ट्रिया को मनाता है। देखिए इस मैप में आप देख लीजिए, दिस इज डेनमार्क, ये स्लेशविक है और ये हॉलस्टीन है। ठीक है, ये प्रशिया है और इधर ऑस्ट्रियन एम्पायर है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, प्रशिया ने, बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को बोला भाई देखो ये हम 2 पावरफुल हैं जो जर्मन पॉपुलेशन को का साथ देते हैं, तो ये स्लेशविक और हॉलस्टीन को आजाद करवाना डेनमार्क से हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अगर ये डेनिश बोलने वाले लोग इन पे कब्जा कर लेंगे तो ये हमारे लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो प्रशिया ने ऑस्ट्रिया को उकसाया कि भाई चलो साथ में मिलकर के इसको लड़ते हैं, और फाइनली क्या किया, चाहता तो प्रशिया अकेले हरा देता और अकेले दोनों पे कब्जा कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं किया। इसने क्या कहा, इसने ये ऑस्ट्रिया गया इसके साथ और स्लेशविक और हॉलस्टीन को आजाद करवा दिया डेनमार्क से,
और स्लेशविक ले लिया प्रशिया ने, और हॉलस्टीन दे दिया ऑस्ट्रिया को। अब बिस्मार्क ने ऐसा क्यों किया? देखिए, बिस्मार्क चाहता था दोनों को प्रशिया में पहले ही मिला लेता, लेकिन उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो बाद में ऑस्ट्रिया के साथ लड़ाई लड़ सके। तो उसने स्लेशविक को अपने पास रखा और हॉलस्टीन को ऑस्ट्रिया को दे दिया, लेकिन इसने हॉलस्टीन में लगातार इंटरफेयर करना शुरू रखा। हॉलस्टीन में बार बार क्या करता था? लोगों को उकसाता था। तो पहला क्या हुआ? डेनमार्क की यहां हार हुई प्रशिया और ऑस्ट्रिया की कंबाइंड आर्मी से। स्लेशविक प्रशिया के पास चला गया और हॉलस्टीन ऑस्ट्रिया के पास चला गया। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी वॉर की तैयारी शुरू होती है। ठीक है, ये मैंने आपको लगभग बता ही दिया कि क्या हुआ है इसमें। ठीक है, इसके आउटकम्स क्या हुए? ट्रीटी ऑफ वेना हुआ, जिसमें मैंने जो आपको बता ही दिया है कि हॉलस्टीन और स्लेशविक जो है प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खाते में आ गया। ठीक है, हॉलस्टीन को ऑस्ट्रियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चला गया और प्रशिया जो आपका स्लेशविक है वो प्रशिया के अंडर में चला गया। ठीक है, प्रशिया की एक तो यहां पे क्या हुई, पावर बढ़ गई। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ सबको देखने को मिल गई। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे इस आउटकम से प्रशिया सिर्फ एक तो प्रशिया ने न सिर्फ डेनमार्क को कमजोर किया, लेकिन प्रशिया का इन्फ्लुएंस भी जर्मन स्टेट्स के ऊपर बढ़ जाएगा। ठीक है, और जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसकी वजह से क्या शुरुआत हो गई, एक फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट की तैयारी भी शुरू हो गई प्रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में, क्योंकि स्लेशविक और हॉलस्टीन में अब जो बिस्मार्क अगला काम करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो जबरदस्त जानबूझ करके यहां पर भड़काना शुरू करेंगे। देखिए, इससे पहले क्या हुआ? सबसे पहले ये ऑस्ट्रियो प्रशियन वॉर चला। फाइनली इस वॉर को कौन जीतेगा? प्रशिया ही जीतेगा, और प्रशिया के जीतने के बाद ऑस्ट्रिया पूरी तरीके से इस सिस्टम से बाहर हो जाएगा। लेकिन ये हुआ कैसे? देखिए, शुरुआत कैसे की। सबसे पहले बिस्मार्क ने क्या किया, पोलैंड में जो रशियन पोलैंड हुआ करता था उस टाइम पर, वहां पर अपराइजिंग्स हुई थी। ठीक है, तो बिस्मार्क ने क्या कहा कि भाई, सोचा कि भैया रशिया का अगर फेवर करना है तो इस अपराइजिंग में रशिया का सपोर्ट करना पड़ेगा। तो प्रशिया ने क्या किया, रशिया को सपोर्ट किया, उनके साथ एक कन्वेंशन साइन किया कि भैया प्रशिया और रशिया की आर्मीज एक दूसरे के बॉर्डर्स क्रॉस कर लेगी इन पोलिश इंसर्जेंट्स को मारने के लिए। ठीक है, अब ये देखिए, कभी पूरी तरीके से अगर इंप्लीमेंट तो हुआ नहीं, लेकिन इसकी वजह से क्या फायदा हुआ कि भैया प्रशिया ने रशिया को एक तरीके से विलिंगनेस दे दी कि भाई हम आपको हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये कभी भी एग्रीमेंट पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन ये एक आपने मैसेज दे दिया सामने कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम आपका साथ दे रहे हैं। और वहीं रशिया पूरी तरीके से नाराज था ऑस्ट्रिया से, क्योंकि क्राइमियन वॉर में ऑस्ट्रिया ने न्यूट्रल रहा था, न कि उसने रशिया का सपोर्ट किया अगेंस्ट ऑटोमन्स और फ्रांस एंड ब्रिटेन। क्राइमियन वॉर किस किस के बीच में हुआ था? रशिया और ऑटोमन एम्पायर, फ्रांस और ब्रिटेन। ठीक है, ये तीनों एक साथ लड़ रहे थे रशिया के खिलाफ। तो ऑस्ट्रिया इस पूरे वॉर में क्या रहा? न्यूट्रल रहा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, रशिया नाराज था ऑस्ट्रिया से, और बिस्मार्क ने क्या किया, इस पूरी पोजीशन का फायदा उठाया और रशिया की न्यूट्रलिटी इस वॉर में, जो आने वाले वॉर है उसके लिए उसने पूरी तरीके से उसको तैयार कर दिया कि भैया रशिया इस वॉर में इंटरफेयर नहीं करेगा अगर ऑस्ट्रिया और रशिया की लड़ाई होगी तो। ठीक है, क्योंकि पहले देखिए ऑस्ट्रिया ने भी सपोर्ट नहीं किया रशिया का, तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अब इसके बाद इसने क्या किया, बिस्मार्क ने नेपोलियन के साथ मुलाकात की। ठीक है, नेपोलियन थर्ड जो फ्रांस का राजा है इस टाइम पे, ठीक है, 1865 में, इसके साथ इसने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। ठीक है, और इसको भी लालच दिया कि भाई हम आपको अपनी कुछ टेरिटरीज देंगे जो राइन रिवर के पास है। ठीक है, और लेकिन वो कभी दी नहीं। ठीक है, सिर्फ फॉर्मली रखा, सिर्फ बोली, बातचीत की, लेकिन कभी भी उसको नेपोलियन थर्ड को ये टेरिटरीज इन्होंने दी नहीं। ठीक है, और फ्रांस क्या हुआ, यहाँ पे फ्रांस से एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन हुई कि फ्रांस ने सोचा कि भाई प्रशिया और ऑस्ट्रिया अगर आपस में लड़ाएंगे तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद फ्रांस को मौका मिलेगा यूरोपियन अफेयर्स में ज्यादा स्ट्रेंथन होने का, जबकि ऐसा नहीं था। ये नेपोलियन थर्ड की गलती थी, ये बेवकूफी थी। तो इसने क्या किया, बिस्मार्क ने नेपोलियन थर्ड के साथ भी एक तरीके का अग्रीमेंट साइन कर लिया कि भैया अगर हमारी ये लड़ाई होगी
ठीक है, हम ऑस्ट्रिया के साथ अगर लड़ाएंगे, प्रशिया और ऑस्ट्रिया की लड़ाई होगी, तो आप इसमें क्या रहें, साइलेंट रहें, आप न्यूट्रल रहें, क्योंकि ये सिर्फ हमारे रीजनल इश्यूज की वजह से लड़ाई हो रही है, इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, आपको कोई नुकसान नहीं होगा आगे फ्यूचर में भी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी मूर्खता थी नेपोलियन थर्ड की, और जिसकी वजह से आगे देखेंगे कि इसकी सत्ता भी इसके हाथ से चले जाती है इसी की वजह से, और फ्रांस में थर्ड रिपब्लिक की स्थापना भी हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो क्या हुआ, फाइनली ये वॉर हुआ, ट्रीटी ऑफ प्रेग साइन हुई ऑस्ट्रिया और प्रशिया के बीच में, और प्रशिया ने देखिए बहुत ही लीनियंसी रखी इसमें, क्योंकि बिस्मार्क ये नहीं चाहता कि भाई मैं अपने दुश्मन के साथ उसको बिल्कुल ऐसा जलील कर दूं, इसने बिल्कुल भी जलील नहीं किया उसे, बहुत ही प्यार से ऑस्ट्रिया के साथ अपने मसले सुलझाए। ठीक है, बहुत प्यार से उसके साथ ट्रीटी की, भैया स्विफ्ट पीस, यानी दोनों देशों के बीच में क्या हो जाए, शांति हो जाए। तो 1866 में ट्रीटी ऑफ प्रेग हुआ। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया को बोला कि भैया आप क्या करो, ये जर्मन अफेयर्स में अब इंटरफेयर करना बंद कर दो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ये साइन करवा लिया कि भैया आप जर्मनी के अफेयर्स में, जर्मन अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करोगे, और जर्मन कॉन्फेडरेशन में सिर्फ और सिर्फ किसका इन्फ्लुएंस होगा, अब प्रशिया का इन्फ्लुएंस होगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ऑस्ट्रिया कमजोर हो गया। और एक चीज और की, क्योंकि वेनेशिया, जो हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वहां इस टॉपिक को यहां भी देख लीजिए कि 1866 में वेनेशिया को इटली को दे दिया गया। ठीक है, क्योंकि इटली ने इस वॉर में प्रशिया का साथ दिया था। ठीक है, तो उसकी वजह से वेनेशिया मिल गया इटली को। ठीक है, और इसके बाद देखिए जो जर्मन कॉन्फेडरेशन है उसको डिसॉल्व कर दिया, और लगभग नॉर्दर्न जर्मन स्टेट्स सभी इसका हिस्सा हो गया, नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन बन गया प्रशियन लीडरशिप में। कुछ साइड सदर्न जर्मन स्टेट्स को यहां पे इंडिपेंडेंट छोड़ा था, लेकिन वो सीक्रेट मिलिट्री अलायंसेस की वजह से प्रशिया के साथ थे, अभी पूरी तरीके से वो साथ नहीं आए, पूरी तरीके से यूनिफिकेशन का हिस्सा नहीं बने, उनको डराने के लिए अब प्रशिया अगली चाल चलेगा। ठीक है, उनको भी अपने साथ लेगा। ठीक है, तो अब ये इतना काम हुआ, और आगे बढ़ते हैं कि अगली स्टेज में अब क्या होगा। अब फ्रैंको प्रशियन वॉर होगा। देखिए बिस्मार्क ने अपने दो दुश्मन खत्म कर दिए, डेनमार्क खत्म कर दिया, ऑस्ट्रिया खत्म कर दिया। अब उसको पता है कि आखिरी मजबूत कड़ी कौन है, फ्रांस है, और अगर मैंने फ्रांस को हरा दिया तो इसका मतलब सबको हरा दिया। ठीक है, कुछ अब उसके अलावा कोई और पावर इसमें बचेगी नहीं, बड़ी मेजर पावर। ठीक है, अब देखिए फ्रांस को हराने से पहले क्या किया, सबसे पहले भाई यहां आपने ऑस्ट्रिया को हराया है, तो ऑस्ट्रिया के वॉर में फ्रांस न्यूट्रल रहा था, तो फ्रांस से अगर लड़ाई होगी तो ऑस्ट्रिया साथ में आएगा क्या फ्रांस का साथ देने के लिए, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यहां पे क्या हुआ, नेपोलियन थर्ड और प्रशिया के बीच में, यानी कि फ्रांस और प्रशिया के बीच में लड़ाई होगी। ठीक है, अब ये इसने क्या किया, सबसे पहले उकसाना शुरू किया, फ्रांस को तरह तरह से परेशान करना शुरू किया, अलग अलग तरीके से परेशान करना शुरू किया। ठीक है, वहां लगातार इंटरफेयर करना शुरू किया, और जिसकी वजह से क्या हुआ, फ्रांस के राजा ने अपना एक एम्बेसडर भेजा यहां के राजा से मिलने के लिए। ठीक है, किंग विल्हेम फर्स्ट ऑफ प्रशिया से मिलने के लिए, और इसने फिर जब विल्हेम फर्स्ट के पास वो एम्बेसडर गया तो उसने कहा भाई मैं पहले बिस्मार्क से बात करूंगा और फिर उसके बाद बात करूंगा। तो विल्हेम फर्स्ट ने अपना जो टेलीग्राम बिस्मार्क के लिए भेजा था, बिस्मार्क ने क्या किया, इस पूरे के पूरे टेलीग्राम को ही मैनिपुलेट कर दिया, मतलब उसको पूरा चेंज करवा दिया, और उसको ऐसा बना दिया कि भाई जो किंग विल्हेम फर्स्ट है वो फ्रांस का, फ्रांस के लोगों का और फ्रांस के एम्बेसडर का और फ्रांस के राजा का मजाक उड़ा रहा है। ठीक है, इसको ईएमएस डिस्पैच भी कहते हैं। ठीक है, बिस्मार्क ने ऐसा करके उस पूरे टेलीग्राम को मैनिपुलेट करवा के उसको न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा दिया। ठीक है, अखबारों में छपवा दिया कि भैया ये ऐसा ऐसा बोल रहा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, फ्रांस पब्लिक की ओपिनियन बितक जाएगी, लोग नाराज होने लगे, और नेपोलियन थर्ड के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़कने लगा। ठीक है, और नेपोलियन थर्ड को कंपेल किया कि भैया वॉर डिक्लेयर करो प्रशिया के ऊपर, और जो क्योंकि प्रशिया के राजा ने तो उल्टा सीधा बोला ही उनके बारे में, तो भाई नेशनलिस्ट जो फीलिंग होती है बहुत खतरनाक होती है। नेपोलियन थर्ड ने बगैर कोई तैयारी के ये वॉर डिक्लेयर कर दिया प्रशिया के ऊपर। प्रशिया तो तैयार बैठा था, बिस्मार्क तो पूरा इस वॉर के लिए तैयार था कि भैया कब मुझ पर अटैक हो,
और जैसे ही अटैक हुआ उसने बहुत बुरी तरीके से फ्रांस को इस वॉर में पीट दिया। पहले तो फ्रांस को क्या किया, आइसोलेट किया, ठीक है, ब्रिटेन, रशिया उनके साथ और सदर्न जर्मन स्टेट्स के साथ पहले से ही उसने अलायंसेस फॉर्म किए थे, ठीक है, और सबको क्या किया उसने, फ्रांस को अकेला किया, आइसोलेट किया और उसके बाद फ्रांस को हटाना शुरू किया, ठीक है। दो मेजर बैटल से, बैटल ऑफ सेडान और सीज ऑफ पेरिस, ठीक है। इसके बाद आगे क्या होता है देखते हैं, ठीक है। दोनों में ही बहुत बुरी तरीके से फ्रांस की हार हुई थी। अब ये सेकंड फ्रेंच एम्पायर तो खत्म हो गया, नेपोलियन थर्ड खत्म हुआ, यहाँ पे इसको कैप्चर कर दिया था और फ्रेंच एम्पायर कोलैप्स कर दिया। अब किंग विल्हेम फर्स्ट ये इन्होंने क्या किया, फाइनली ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट साइट की, ठीक है, ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट साइट की, जिसमें एल्सिस और लॉरेंस जो पहले देने की बात की गई थी, ठीक है, वो वापस दे दिया गया इस न्यू जर्मन एम्पायर को। और ये 5 बिलियन फ्रैंक्स की इंडेमनिटी, वॉर इंडेमनिटी भी पे करनी पड़ी फ्रांस को, ठीक है। और जर्मन ट्रूप्स ने फ्रांस को तब तक छोड़ा नहीं जब तक ये पूरा का पूरा पेमेंट इन्होंने नहीं कर दिया, ठीक है। और अब देखिए हॉल ऑफ मिरर्स यानी कि पैलेस में एक इवेंट हुआ, हॉल ऑफ मिरर्स, ठीक है, हॉल ऑफ मिरर्स में, पैलेस ऑफ वर्साई में, जहां पे जर्मन स्टेट्स के लीडर्स ने जर्मन एम्पायर की डिक्लेरेशन की और किंग विल्हेम फर्स्ट को पहला लीडर, पहला केसर डिक्लेयर किया, पहला एम्परर डिक्लेयर किया ये यूनिफाइड जर्मनी का। तो जर्मन यूनिफिकेशन का डिक्लेरेशन कहां से किया जा रहा है, फ्रांस से किया जा रहा है, ठीक है, जनवरी 1871 को। देखिए बंदे की आप हिम्मत देखिए, पैलेस ऑफ वर्साई में जाकर के ये डिक्लेयर कर रहा है कि भाई हम अब यूनाइटेड जर्मनी है, ठीक है। और ये जो जर्मन एम्पायर बना, इट वाज अ काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद अ फेडरल सिस्टम, जहां पे जर्मन स्टेट्स को ऑटोनॉमी थी कुछ हद तक, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल पावर थी वो केसर और चांसलर के हाथ में थी। केसर कौन है, किंग विलियम फर्स्ट है यहाँ का, और चांसलर कौन बना, बिस्मार्क बना, ठीक है। लेकिन बंदे की दाद देनी पड़ेगी कि वहां जाकर के आप डिक्लेयर कर रहे हो दैट वी आर द यूनाइटेड जर्मनी नाउ, एंड उसको लीड कौन कर रहा है, प्रशिया लीड कर रहा है। आई होप जर्मन यूनिफिकेशन की ये कहानी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट्स हैं आपके तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट। आपकी जो भी डाउट्स होंगे हम कमेंट्स में आपको आंसर करके उनको खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और इटली के यूनिफिकेशन की बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक बने रहें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स को और हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।